हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारे, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। आपके सिलेबस का 6 नंबर का पेपर है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ। इस सिलेबस की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ आपके जो सिलेबस का 6 नंबर का पेपर है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ए पार्ट में है डायरेक्ट टैक्सेस और बी पार्ट में है इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम ए पार्ट की बात करें तो पहले वाले पार्ट में 3 एक्ट हम पढ़ेंगे, 3 अधिनियम पढ़ेंगे, जिनमें पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेकेंड है वेल्थ टैक्स एक्ट 1951 और तीसरा है गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। ये पहले पार्ट में डायरेक्ट टैक्सेस जो दे रखा है उसमें ये 3 तरह के अधिनियम हम पढ़ेंगे। सेकंड वाले पार्ट में बी पार्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बी पार्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम पढ़ेंगे। हम ए पार्ट की बात करें डायरेक्ट टैक्सेस की तो उसमें पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी कि आयकर अधिनियम 1961। इस एक्ट में हम मीनिंग्स एंड काइंड्स ऑफ इनकम कि इनकम के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, मीनिंग क्या होता है, आय होती ही क्या है, एग्जेम्पशन कि उनको एग्जेम्प्ट कहाँ क्या किया गया है, बचाओ, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ये सब हम देखेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जैसे कि आयकर अधिनियम नाम से ही लगता है, आयकर, आय पे कर, तो आय होती क्या है, मीनिंग क्या है उसका, उसके प्रकार कितने हैं, फिर आयकर, कर किस किस प्रकार के हैं, कर का मतलब ही क्या होता है, किस प्रकार से उसे दिए लिए जाते हैं, जब सरकार किसी व्यक्ति से टैक्स लेती है तो किस तरीके से लेती है, किस नॉर्म्स पर लेती है, ये सब कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। फिर इसमें आय देने के लिए किन किन व्यक्तियों को दायी ठहराया गया है, वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आय के पे जो कर लगता है वो टैक्स पे करेंगे सरकार को। तो इसके वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भारत के बाहर के निवासी, भारत के निवासी और ऐसे निवासी जो भारत में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और उनको किस किस तरीके से पे करना है। फिर हम इसी एक्ट में ये भी देखेंगे कि आय पर जो कर लगता है तो वो टैक्स कैसे लेते हैं, वेतनभोगी से कैसे लेते हैं, बाहर के जो दूसरा व्यक्ति है जो आय का अर्जन करता है तो वो कहाँ से करता है, उसका बिजनेस है क्या, तो बिजनेस से कैसे लेंगे, या फिर किसी किराए से अगर वो आय अपनी अर्जित करता है तो किस प्रकार से लेंगे। तो ये भी हम इस एक्ट में देखेंगे कि वेतनभोगी से, व्यवसाय करने वाले से या अन्य व्यक्तियों से अगर टैक्स लिया जाता है तो किस किस प्रकार से लिया जाता है और वह एग्जम्प्ट कैसे कैसे होंगे। फिर इसमें है एग्रीकल्चर इनकम, अगर कृषि से अगर किसी व्यक्ति को आय हो रही है, कॉरपोरेट इनकम यानी कि कहीं और से व्यवसाय वगैरह करके अगर आय हो रही है तो उनसे होने वाली आय को किस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि वो व्यक्ति टैक्स पे करे, कर सरकार को पे करे। फिर इसमें अगर कोई व्यक्ति समय रहते प्रॉपर सरकार को कर अदा नहीं करता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट की, क्या क्या दंड की व्यवस्था है और उसके पहले क्या क्या कार्रवाई होगी, क्या उसको नोटिस दिए जाएंगे या उसको बुलवाया भेजा जाएगा, ये सब हम देखेंगे। फिर कर प्रवंचना यानी कि अगर कोई व्यक्ति कर की चोरी करता है तो वो अगर पकड़ में आता है तो किस प्रकार से उसके लिए कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति के टैक्स देने और उस पर किसी तरह की और कोई पेनल्टी अगर लगाई जाती तो किस तरीके से लगाई जाएगी, वो हम देखेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि टैक्स पे करते समय जो विवरणिका भरते हैं, जो रिटर्न्स भरते हैं, वो रिटर्न भरने में अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो क्या स्थिति रहेगी, उस गलती को सुधारने के लिए क्या वो व्यक्ति खुद करता है या फिर सरकार का जो भी विभाग है
वो उसको विवर्णी को ठीक करने के लिए समय देता है तो कितना समय देगा। फिर अगर आगे इसमें ये भी हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है जिसको टैक्स पे करना है और अगर वो टैक्स पे नहीं करता है तो रिकवरी मैन जो आते हैं, जो कोई भी सरकार के ऐसे अधिकारी आते हैं जिन लोगों ने भी टैक्स पे नहीं किया है या टैक्स की चोरी करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा जो की गई है, तो वो किस नॉर्म्स के आधार पर या किन नियमों के अंतर्गत रहते हुए वो कार्रवाई करेंगे और उन व्यक्तियों से टैक्स के लिए कहेंगे, टैक्स उनसे लेंगे, कर लेंगे उनसे रिकवरी। जैसे कि नाम से लगता है रिकवर कर रहे हैं कि भाई आपने पे नहीं किया, आप पे कीजिए, तो वो सब हम देखेंगे इसमें। लेकिन फिर इसमें ये भी देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार कर रही है टैक्स लेने की और किसी अधिकारियों को भेजा है कि तलाशी लेने के लिए या उसके लेखा बही देखने के लिए, तो उस व्यक्ति के पास क्या उपचार हैं और क्या बचाव हैं, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये सब कुछ ये फुलफिल करता है, ये हम आगे देखेंगे। आगे हम बात करते हैं वेल्थ टैक्स एक्ट 1951 की। तो सबसे पहले वही मीनिंग ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ का मतलब क्या है, फिर वैल्यूएशन ऑफ वेल्थ एंड कैलकुलेशन ऑफ वेल्थ टैक्स, की वैल्यूएशन कितनी रहेगी वेल्थ की और कैलकुलेशन यानी कि उसका वही कैलकुलेट किस तरीके किया गया, उसकी गणना किस तरीके से की गई है, वो सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इस एक्ट में हम यही देखेंगे कि वेल्थ का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। जब तक हमें वेल्थ का मीनिंग नहीं पता होगा हम उस पर टैक्स कैसे लगाएंगे। तो फिर उसकी भी बाइफर्केशन किस किस प्रकार के हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर आगे हम देखेंगे गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958, दान कर अधिनियम 1958। फिर इसमें भी वही मीनिंग ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, दान का अर्थ क्या है, दान का अर्थ, इसे टैक्सेशन लॉ में कैसे लिया गया वो देखेंगे। चार्जेस ऑन टैक्स एक्ट और गिफ्ट एक्ट टैक्स, कि जो कोई भी व्यक्ति दान कर रहा है और उस पर टैक्स अगर लगता है तो चार्जेस किस तरह के होंगे। गिफ्ट टैक्स ऑन ट्रांसफ़र और एग्जम्पशन, फिर बचाव भी कैसे लिया जाएगा और ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। फिर गिफ्ट दान क्या क्या चीज़ हो सकती है, उस पर टैक्स कैसे लगता है, दान देने वाला कैसा व्यक्ति होना चाहिए, लेने वाला कैसा व्यक्ति होना चाहिए, जो भी वस्तु या संपत्ति या कुछ भी चीज़ हम दान कर रहे हैं वो दान जो व्यक्ति दे रहा है वो उसका अधिकारी है भी या नहीं, वो उसका स्वामी है या नहीं, क्या उसको ऐसे गिफ्ट करने के लिए, ऐसे दान करने के लिए क्या वो दायी है। और टैक्स जो लगता है, कर जो इस पे लगता है, जो हम सरकार को पे कर रहे हैं, तो वो जो इसमें आय कर लग रहा है उस कर से बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे बचा जा सकता है, वो सब इसमें देखेंगे। जैसे कि हमने और भी इसके लॉज हैं जिसमें आपने देखा होगा हिंदू लॉ में दान की से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो थोड़े बहुत सेम है इसमें, बस इसमें कर लगा दिया गया है। ठीक इसी तरीके से मुस्लिम लॉ में भी दान के बारे में बता रखा है जिसको कहेंगे हिबा, तो वो वहाँ पर भी जो दे रखा है वो नॉर्म्स किस प्रकार के, उससे थोड़ा सा ये टच किया हुआ है। तो सीधा इसमें ये है गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 में कि जो भी कोई व्यक्ति दान कर रहा है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं। अगर वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है नहीं तो टैक्स लगना बहुत दूर की बात, वो वैसे ही अवैध हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो इसमें यही है कि गिफ्ट टैक्स एक्ट में टैक्स कर तब लगेगा जबकि गिफ्ट यानी कि दान का अर्थ क्या है, दान लेना और देने के अधिकारी व्यक्ति कौन है, दान जिसको दिया गया है और जो दे रहा है क्या वो अधिकारी है, और दान की वस्तु कहीं विधि विरुद्ध तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये पहला पार्ट डायरेक्ट टैक्सेस का है जिसके हम तीनों इसमें एक्ट देखेंगे। इसका बी पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि नाम से लगता है गुड्स एंड सर्विस, GST। आप सब लोग इस बारे में बहुत सुने होंगे। तो सबसे पहले हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सेकंड वाले पार्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस में इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि ये है क्या, इंट्रो हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़।
मीनिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि इसका अर्थ क्या है। जो हम ये टैक्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब ही क्या है, गुड्स क्या होती है, सर्विस क्या होता है, सेवा क्या होती है, ये देखेंगे। टैक्स स्लेब्स की कौन कौन से व्यक्ति जो स्लेब में आते हैं जिन पर कि टैक्स लगेगा। फिर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, फिर जो कोई भी जीएसटी अगर इसमें है तो उसकी कैलकुलेशन कीजिए कि जो कैलकुलेशन की गई है उसके हिसाब से जीएसटी सही है या नहीं, तो कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और फिर इसमें भी वही एग्जम्पशंस हैं कि अगर हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें हम बचाव कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से ले सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम ये देखेंगे कि जितने भी आप लोग बहुत सुने होंगे, जितने भी लोग व्यवसाय वर्ग के हैं, बिजनेस क्लास के जो लोग हैं, वो जीएसटी के टैक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, टैक्स पे कैसे करते हैं, कितना बचाते हैं और कितना उसके अंदर सरकार की दी गई लाभ लेते हैं और फिर वो सरकार को टैक्स पे करते हैं। ये हम सेकंड वाले पार्ट में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में देखेंगे। फिर इसमें सजेस्टेड बुक्स भी हैं। इसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 का आप देख सकते हैं, R.K. लाकोडिया की बुक्स देख सकते हैं आप, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। A.K. सक्सेना की बुक आप देख सकते हैं, लॉ ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। S.L. जैन की बुक आयकर विधि आप देख सकते हैं और भगवती प्रसाद की आयकर विधि आप देख सकते हैं। आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करेंगे हम आगे की क्लास में। ये आज आपका सिलेबस है। थैंक यू स्टूडेंट्स।